फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा। आजकल क्या है कि हमारे समाज में हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सारी समस्या आ रही हैं शादी को लेकर। बहुत सारे लोग क्या है कि नया जैसे जनरेशन है, पश्चिमी सभ्यता हमारे इस इंडिया में आती जा रही है, उसके तहत क्या है काफ़ी लोग रजिस्टर्ड मैरिज भी करा रहे हैं हमारे समाज में। और साथ ही साथ बहुत जल्दी और इस कोर्ट के थ्रू जो शादियां हो रही हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हमारे समाज प्रभावित हो रहा है। तो आज मैं आपके सामने उसी टॉपिक को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। क्या है कि हमारे समाज में लोग जैसे नई एज के नए जनरेशन के लड़के और लड़कियां बाहर समाज में जब वर्क करने जाते हैं तो उसके बाद खुद का उनका अट्रैक्शन होता है, किसी भी तरीके प्यार मोहब्बत कुछ भी कह सकते हैं उसे। उस अट्रैक्शन के तहत क्या है कि वो दोनों लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट के सामने जाकर अपनी शादी को रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो हम उसी वो जो रजिस्टर्ड होती है मैरिज, वो हिंदू मैरिज एक्ट में किस सेक्शन में लिखा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही क्या है कि जितनी तेज़ी से हमारे समाज में शादियां हो रही हैं उतनी ही तेज़ी से तलाक भी हो रहे हैं। तलाक होते हैं तो तलाक किन कंडीशंस में हो रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही अगर हमें तलाक लेना है तो उसके बाद तलाक लेते समय हमें क्या प्रॉब्लम आएंगी, किस के कितने राइट होंगे, उन सब बातों की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे कि शादी क्या है, जो हिंदू समाज में शादी को क्यों अहमियत दिया गया है। देखिए, हमारा जो हिंदू समाज है उसमें क्या शादी एक रस्म है, एक हमारी वो सामाजिक क्रिया है जिसको करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। और उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रथाओं में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से शादियां करी जाती हैं। उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे जो हमारे इसमें एक्ट है उसके थ्रू। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या किस कंडीशन को शादी कहा गया है। तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 में बताया गया है कि आप कुछ कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं तो आपकी वो शादी वैलिड शादी मानी जाएगी। अगर उन कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी ये जो है शादी गलत मानी जाएगी। ठीक है, वो शून्य भी मानी जा सकती है या शून्य करनी भी मानी जा सकती है, मतलब डिवॉइड हो सकती है। सबसे पहले जो बात करेंगे, देखिए यहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए हमारी जो हिंदू समाज में जो शादी है उसके लिए इन कंडीशनों को, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मैंने आपके सामने 6 कंडीशन लिखी हुई है। इन 6 कंडीशनों का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो शादी हो सकता है कि शून्य हो। क्या है वो कंडीशन? पहली कंडीशन ये है, ये बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है कि पूर्व जीवित पार्टनर ना हो। पूर्व जीवित पार्टनर का मतलब है किसी भी जो दोनों पक्ष हैं, लड़का या लड़की, उनका पहले से कोई भी जीवित पति या पत्नी ना हो। पति या पत्नी से संबंध मेरा ये है कि उनका पहले से कोई ऐसा पति या पत्नी ना हो जिनकी पहले से कोई शादी हो रखी हो और उनका तलाक ना हो रखा हो या उसकी मृत्यु ना हो। समझ में आ गया? क्योंकि शरीयत के कानून और जो मुस्लिम लॉ है उसमें दूसरी पत्नी रखना वैलिड है, मगर यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं है। ठीक है, तो पहले का कोई जीवित पति या पत्नी ना हो। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, विवाह के समय कोई भी पक्ष पागल या अनसाउंड माइंड ना हो। देखिए,
हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है कि जो शादी है वो अपने सहमति के द्वारा अपनी मर्जी से की गई हो, उसे वैलिड शादी कही गई है। मगर अगर मान लीजिए एक पक्षकार पागल या इस कंडीशन में है कि या उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसके तहत वो अपने ऊपर लिए गए डिसीजन को नहीं कर पाता है, तो वो ऐसी स्थिति में कराई गई शादी शून्य मानी जाएगी। ठीक है, वो शून्य कौन सी स्थिति होंगी वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक वैध शादी की क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए। पहली कंडीशन है कि पति या पत्नी पहले का कोई जीवित ना हो। नेक्स्ट है कि उसमें जब शादी हो रही है तो कोई भी पक्षकार पागल या अनसोन माइंड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। कोई भी बड़ी दिमागी बीमारी ना हो। मैंने जैसे बताया कि अपनी सहमति, अपने डिसीजन को लेने की क्षमता हो। ठीक है, तो उसके तहत कौन सी कंडीशन मैंने बताई है कि इसमें कोई भी दिमागी बीमारी ना हो। मतलब कि अगर कोई दौरे वगैरह की ऐसी बेहोशी की हालत में जो शादी करा दी जाती है वो शादी वैध नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कई कंडीशन है जहाँ लड़की का अपहरण करके ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, बेहोशी की हालत में भी शादी करा दी जाती है। बहुत सारी समाजों में ऐसी जगह होते हैं जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ इतना कानून का पकड़ नहीं है, वहाँ पिछड़े क्षेत्रों में तो वहाँ पर ये जो शादी होती है वो शादी वैध नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात, नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए वैध शादी के। नेक्स्ट है कानूनी उम्र पूरी कर ली हो। कानूनी उम्र पूरी, आपको ही पता है कि आप अगर बालिग हैं तो ही शादी कर सकते हैं। अगर आप नाबालिग हो की स्थिति में कोई भी शादी का क्रियाक्रम करते हैं तो वो वैध नहीं माना जाएगा। लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष, जो कि अब प्रावधान आ रहा है कि जिसमें लड़की की उम्र 21 और लड़के की उम्र 25 कर दी गई है। ठीक है, वो अभी लागू नहीं है मगर हो सकता है जल्दी से। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों पक्षकार किसी रूढ़ी प्रथा में प्रतिबंधित ना हो। देखिए, हर समाज की, हिंदुओं में भी बहुत सारे अपनी अपनी सामाजिक प्रथाएं होती हैं, उसके तहत लड़का या लड़की किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब कि गोत्र वगैरह या कोई ऐसा रिश्ता जिसको समाज नहीं मानता है कि ये पति पत्नी के तौर पर चल सकता है रिश्ता, तो ऐसे समाज ऐसी जो भी कोई अगर शादी करता है, चाहे वो लड़का लड़की की मर्जी से हो या किसी भी तरीके, वो वैध शादी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक दूसरे के सपिंड ना हो। सपिंड का मतलब है कि जहाँ पर कि इतना बड़ा रिश्ता हो वहाँ पर, और वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई शादी होती है तो वो शादी वैध नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई भाई बहन करना चाहते हैं, चाचा भतीजा करना चाची भतीजा करना चाहते हैं, इस तरीके के रिश्ते, या फिर कोई गोत्र का खून का है रिश्ता, वहाँ पर किसी भी तरीके की अगर कोई शादी करता है तो वो वैध शादी नहीं है। देखिए, मैंने ये आपको पॉइंट्स बताए हैं कि ये वैध शादी के पॉइंट्स हैं। अब हम चलते हैं कि शून्य शादी कौन सी है। देखिए, शून्य शादी जिन शादियों को कर तो लिया जाता है मगर वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो शादियां शून्य कहलाती हैं। वो कौन सी शादियां होती हैं, उसमें हमारे लिए इन पॉइंटों का समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने पॉइंट आपको समझा दिए थे कि वैध शादी कौन सी होती है। अब हमें पॉइंट्स जो समझने हैं कि शून्य शादी को, देखिए ये जो है शून्य शादी जो डिक्लेयर किया गया है, जो आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया, वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैंने, आप देख लीजिए जूम करके। 11 में बताया गया है कि अगर आपका पॉइंट 1, ठीक है, मतलब पूर्व जीवित पार्टनर पति या पत्नी अगर होगा, उसके बाद कोई भी शादी करी जाती तो वो शून्य शादी है। मगर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोनों पक्षकारों को किसी रूढ़ी प्रथा में प्रतिबंधित ना हो। अगर ऐसी कोई प्रथा में प्रतिबंधित है जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऐसे में शादी कराई जाती है, तो वो मैंने बताया कि शून्य है। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे के सपिंड गोत्र के ना हो, मतलब नाते रिश्तेदार ऐसे ना हो
तो आपको वो शून्य शादी कहलाती है। अच्छा, अब शून्य शादी का मतलब क्या वहां पर लड़की के राइट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। शून्य शादी का मतलब है शादी को अवैध घोषित करना, मगर वहां पर लड़की के राइट्स उसके खर्चे के तौर पर प्रॉपर बने रहेंगे। अगर उनके बीच में सहसर्ग करने से अगर कोई संतान उत्पत्ति है तो उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसके पिता की है और वो खर्चा भी उठाएगा, और साथ ही उसके साथ साथ उसका जितना भी भरण पोषण का खर्चे का जो केस चलता है 125 का, वो आपका उसे भरना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते आप बचाव लेके कि हमारी शादी शून्य थी, हमने गलत शादी कर ली तो अब मेरा कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती। ऐसा नहीं है। शून्य शादी होने के बाद भी वर पक्ष के पूरी प्रॉपर जिम्मेदारी बनती है अगर एक दूसरे के प्रति, ठीक है। अगर जहाँ लड़की कमाने वाली है और लड़का इस कंडीशन में है कि वो किसी भी तरीके से अपना पालन पोषण नहीं करता, तो लड़की को भी उसी तरीके से खर्चा लड़के के प्रति देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। एक बताया मैंने हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 धारा, जिसमें आपको बताया मैंने वैध शादी कौन सी है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि सेक्शन 11 कि जिसमें शून्य शादियां कौन सी होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं शून्य करनी। देखिए, वो शादियां जो पूरी तरीके से बिल्कुल ही अवैध है, ठीक है, वो शून्य करणीय शादी कहलाती है। ये सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया उसमें हम सुनते हैं पहली पॉइंट से, ठीक है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं तलाक में बड़ा ग्राउंड बन जाते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। इन पॉइंटों का आपको अगर कोई केस है तलाक से संबंधित तो आप यहाँ पर अगर ऐसी कोई आपको पॉइंट्स में बचाव मिलना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने वकील के थ्रू, ठीक है। पहले इसमें शून्यकरण जो आपकी शादी कौन सी कहलाती है? नपुंसकता। देखिए, पहला देखिए, शादी का जो मतलब होता है, अर्थ होता है कि पति और पत्नी के सहसर्ग करने की समाज द्वारा अनुमति को शादी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो सहसर्ग की क्रिया ही नहीं हो पाती है तो, और ऐसे में एक पक्ष बिल्कुल ही इस कंडीशन में नहीं है तो वो वैध शादी नहीं कहलाएगी, जिसमें हमारी ये नपुंसकता, ठीक है। अगर पति नपुंसक है, किसी भी तरीके से कोई इतनी बड़ी भयानक बीमारी है कि आगे पत्नी को पत्नी सुख नहीं मिल पाता है, तो वह तलाक के लिए अप्लाई कर सकती है कि ये शादी बिल्कुल शून्यकरण है। इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है कि लड़के पक्ष को किन्नर के साथ शादी करा दी जाती है, तो और उसे इस चीज का पता नहीं होता है, तो वह अपने वकील के थ्रू इस शादी को अवैध घोषित कराने के लिए, शून्यकरण घोषित कराने के लिए तलाक का मुकदमा डाल सकता है और एक ये अच्छा ग्राउंड बन सकता है। बहरहाल कि इस चीज की मेडिकल रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो नपुंसकता का। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी शर्त का उल्लंघन। देखिए, पांचवी शर्त हमारी कौन सी थी? ये वाली। ये दोनों जो शर्त हैं, ये देखिए गहरे रिश्ते नातों के में की गई शादी शून्यकरण शादी कहलाती है हिंदू समाज में, क्योंकि हिंदू समाज में शादी का अर्थ बहुत ही ज़्यादा एक सामाजिक क्रिया के थ्रू है। आप इसमें किसी नाते रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल उम्र में करा दी गई हो। देखिए, बाल उम्र का मतलब ये आपको पता है कि जहां 16 साल से बहुत कम उम्र में जब शादी करा दी जाती है, मगर ये बलपूर्वक या कपट के द्वारा हो। कपट का मतलब ये है कि धोखे के द्वारा ये शादी करा दी गई हो किसी भी पक्ष की, तो वह अपनी शादी को अवैध घोषित कराने के लिए, शून्यकरण घोषित कराने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। बाल उम्र वाला आपको समझ में आया होगा पॉइंट। नेक्स्ट है पहले से गर्भवती औरत हो। पहले से गर्भवती औरत का आपको अर्थ समझाते हैं। पहले से गर्भवती औरत का मतलब है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद जब आती है और लड़के पक्ष को तुरंत ही पता चल जाता है कि ये लड़की गर्भवती थी, तो वह तलाक के लिए
डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरी शादी गलत है, ठीक है, पहले से कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो। मगर बस अर्थ है ये समाज में और मेडिकल तौर पर ये प्रूफ किया जाना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताए हैं 3 चीजें। पहली ये है कि हमारे समाज में वैध शादी किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया शून्य शादी कौन सी, तीसरा शून्यकरण। अब इनसे अलग अब आपको मैं बताता हूं तलाक। देखिए तलाक क्या होता है, जब हिंदू समाज की जो शादी कराई जाती है, चाहे वो रजिस्टर्ड मैरिज हो या समाज के सामने अपने फेरे और क्रिया करके शादी कराई गई हो, उसके बाद जब वो शादी किसी भी कंडीशन में, वो कंडीशन हर केस की अलग अलग स्थिति होती है, किसी भी कंडीशन में अगर वह शादी टूटती है, मतलब कि दोनों पति पत्नी अलग होने की कोशिश करते हैं या एक पक्ष अलग होने की कोशिश करता है, तो वह कोर्ट में जाकर तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वह जो क्रिया है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में बताई गई है। अब सेक्शन 13 में 2 पार्टों में डिवाइड है, सेक्शन 13A और सेक्शन 13B। जब एक पक्ष को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, एक पक्ष को तलाक लेना हो तो यह कोर्ट को बताना पड़ता है कि वह किन ग्राउंडों पर, किस कारण से, किस आधार पर तलाक लेना चाहता है। तो वह जो केस है वह सेक्शन 13A में बताया गया है कि वह सेक्शन 13 की A की इस कंडीशन के कारण या सेक्शन 13A के इस प्रावधान के तहत या अपने साथ होने वाली किसी भी क्रूरता या किसी अनकंडीशनल स्थिति के कारण वह तलाक लेना चाहता है, तो वह बताए, तो ये फाइल लगेगी सेक्शन 13A में, ठीक है। और अगर पति और पत्नी की दोनों की सहमति हो जाती है कि वह एक दूसरे से अलग हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद और वह एक कानूनी तौर से अलग होना चाहते हैं, तो उसके लिए वह कोर्ट में सेक्शन 13B में अपनी फाइल लगवा सकते हैं, जिसके तहत वह अपने रिश्ते नाते को ख़त्म कर सकते हैं। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि अगर उनके पास बच्चा है तो उसकी कस्टडी किसके पास होनी चाहिए, जो उसके लिए कैपेबल होगा, जो किसी भी तरीके से पालन पोषण कर सकता है, उसके पास या अदर कंडीशंस के हिसाब से वह सेक्शन कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि बच्चे की क्या कंडीशन होगी। बाकी लेना देना जो भी परवरिश का कंडीशन रहेगी पति पत्नी के थ्रू, वो सारा का सारा डिसाइड करेगी कोर्ट अलग अलग मुकदमों के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोर्ट में अगर समझौते से तलाक लेना चाहते हैं तो सेक्शन 13B में आसानी से तलाक ले सकते हैं। लगभग 6 महीने का प्रोसेस होता है, उसमें भी आप आराम से ले सकते हैं। कुछ ग्राउंड्स हैं, अलग अलग कोर्ट के कुछ रूलिंग आई हुई हैं अलग अलग कोर्ट में, जिसमें थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, मगर स्थिति ये होनी चाहिए कि वो लगभग 2 वर्ष से अलग रह रहे हों, ठीक है। मैं उसकी कंडीशन आगे डिस्कस करूँगा। अभी हम जो कंडीशन बताने वाले हैं सेक्शन 13A में, कि आप 13A में आपके साथ कोई ऐसी घटना घट रही है तो आप आसानी से तलाक ले सकते हैं। सेक्शन 13A को कौन कौन सी वह कंडीशन है? पहली कंडीशन है व्यभिचार। व्यभिचार क्या है कि जब पति या पत्नी के पास ऐसे एविडेंस हैं या ऐसी सूचना है या ऐसा प्रूफ है जिससे कोर्ट में वह यह साबित कर दे कि मेरा पति या पत्नी मेरे से अलग और मुझे धोखा देकर किसी अन्य के साथ वह सारी क्रिया कर रहा है जो मेरे साथ करनी चाहिए, मतलब किसी अन्य के साथ उसके अवैध संबंध हैं। अवैध संबंध आप भली भांति जानते होंगे, उसे समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। अवैध संबंध अगर पति या पत्नी किसी अन्य के साथ करता है तो उस ग्राउंड पर आप कोर्ट में तलाक की फाइल डाल सकते हैं और तलाक ले सकते हैं। बहरहाल आपको ये चीज़ कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। ये आपके इंटेलिजेंस एडवोकेट के द्वारा होगा, बाकी आपके अपने साक्ष्य और एविडेंस के ऊपर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हिंसा। देखिए हिंसा
हिंसा क्या चीज़ है, क्रूरता, हिंसा, ये चीज़ समझिए। जब पति या पत्नी एक दूसरे, मैं यहाँ पर सिर्फ पति की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्नी भी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जहाँ पति की साथ हिंसा करती है। वह हिंसा को बहुत बड़े तरीके से समझाया गया है, अलग वीडियो में अलग तरीके से समझाऊंगा कि हिंसा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई हिंसा, कोई क्रूरता, कोई मानसिक क्रूरता अगर इस तरीके की कोई भी पति या पत्नी करता है तो इस ग्राउंड पर आप कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाल सकते हैं 13A में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साथ नहीं रह रहे। देखिए साथ नहीं रह रहे का मतलब ये है कि लगभग पति और पत्नी लगभग 2 वर्षों से बिल्कुल अलग रह रहे हैं और एक साथ कोई किसी भी तरीके से पति और पत्नी वाले संबंध नहीं बन रहे हैं, और तो आप ऐसे में अपने पक्षकार से, अपने साथी से, अपने पार्टनर से नाते रिश्तेदारी तोड़कर आप तलाक के लिए अर्जी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म परिवर्तन। देखिए आपने जो शादी करी है वो एक हिंदू पार्टनर से करिए, चाहे वो हिंदू लड़की हो या हिंदू लड़का हो, ठीक है। आपका जो पार्टनर है, पक्षकार है, वो हिंदू है। अगर वह बाद में शादी के बाद कोई अदर धर्म अपनाता है और आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप इस ग्राउंड पर कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़का मुस्लिम या लड़की कोई और धर्म, सिख या फिर कोई भी धर्म जो जिससे आपको इशू है या आप नहीं कर सकते हैं सामाजिक तौर, तो आप यहाँ पर तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह भी ग्राउंड बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है संन्यास। फॉर एग्जाम्पल आपका पति या पत्नी आप मोह माया से अलग होकर कोई सन्यासी के रूप में रहना चाहता है तो आप उसे पति पत्नी के तौर पर, क्योंकि पति पत्नी का सुख भी एक अलग सुख है, अगर उससे वो चीज़ से वंचित किया जा रहा है तो उस शादी का कोई मतलब नहीं है, तो आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुमशुदगी। देखिए गुमशुदगी का मतलब यह है कि जहाँ पर कोई आपको लगता है कि आपका पति या पत्नी लगभग 7 साल से नहीं आया है या किसी ने कोई खैर खबर नहीं दी है और वो गुमशुदगी में है, अपहरण हो चुका है या कुछ भी स्थिति रही हो जिसकी कोई भी खैर खबर ना हो, तो आप तलाक के लिए इस ग्राउंड पर भी फाइल लगा सकते हैं सेक्शन 13A में। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक रोग। शारीरिक और मानसिक रोग मैंने आपको पहले ही बताया था अवॉइड शादियों में, जो शून्यकरण और शून्य शादी, कि किसी भी तरीके के दौरे या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से इस तरीके की कोई बीमारी आपके पार्टनर को है जिसके तहत उसका आपके साथ किसी भी तरीके से संबंध नहीं रह सकता है, नहीं बन सकता, तो आप यहाँ कोर्ट में 13A में तलाक के लिए फाइल लगा सकते हैं, ठीक है। नपुंसकता, ठीक है। नपुंसकता मैंने शून्यकरण में बताया था कि ये बड़ा ग्राउंड बन सकता है। अगर आपका पार्टनर नपुंसक है तो आप यहाँ पर इस ग्राउंड के आधार पर कोर्ट में फाइल लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वैध शादी क्या है, ठीक है। देन शून्य शादी क्या है, शून्यकरणी शादी क्या है, फिर तलाक क्या है, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको समझना है, आपके साथ कौन सी स्थिति हो रही है जिसके तहत आप तलाक लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है या उससे अलग भी कोई और क्रूरता हो रही है या कोई और चीज़ है, तो आप अपने इंटेलिजेंस एडवोकेट के साथ या आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं नंबर भी आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप मुझसे डिस्कस करिए, देन आपको मैं बता सकता हूं कि आपको इस चीज़ पर, इस ग्राउंड पर क्या तलाक मिल सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ पर, टॉपिक पर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, अलविदा, खुदा हाफिज़, जय हिंद।